जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि हम 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 1 अप्रैल से शुरू करेंगे, जिसमें हम एक चैप्टर पहले बायोलॉजी का पढ़ाएँगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर केमिस्ट्री का पढ़ाएँगे। एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर फिजिक्स का शुरू करेंगे। इसी क्रम में हम पूरे वर्ष पढ़ाएँगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी शुरू कर दिए हैं। कुछ समय रुक कर के हम हिंदी और इंग्लिश भी शुरू करने ही वाले हैं। जिसमें से हमने बायोलॉजी का एक चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन हमने शुरू कर दिया, जिसमें 2 लेक्चर हमने पढ़ा भी दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप तुरंत जाकर के पहले उस लेक्चर को देखिए, तब इस तीसरे लेक्चर पे आइए। चलिए हम तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है परागण। परागण टॉपिक है। परागण दोस्तों कोई भी पदार्थ नहीं है, कोई भी अंग नहीं है, कोई भी ये जो होता है कोई भी मटेरियल नहीं है। ये क्या है? ये एक क्रिया है। जैसे चलना, दौड़ना, खाना-पीना, ये सब क्या है? ये एक क्रिया है। वैसे भी परागण एक क्रिया है। ये कहाँ घटती है? ये पौधों में घटती है। पौधों में देखिए, आपको पता ही होगा कि ये पौधे का कौन-सा भाग है। ये बाह्य दलपुंज हरा वाला, और ये जो लाल दिख रहा है, ये दलपुंज वाला भाग है। ये बीच में जो इतना बड़ा भाग है, ये क्या है? ये जायांग है। जायांग का ऊपर सबसे वर्तिकाग्र, बीच में वर्तिका, नीचे अंडाशय, और इसमें क्या है? ये पुंकेसर वाला भाग है। तो आपको पता ही होगा कि पुंकेसर में परागकण का निर्माण होता है और स्त्री केसर यानी जायांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो जब दोनों संलयित होंगे तभी इसमें जो होता है फल और बीज का निर्माण होगा। लेकिन इसको संलयित होने के लिए परागकण का यहाँ तक पहुँचना भी अनिवार्य है। तो जो परागकण इस परागकोश में है, उसका परागकोश से यहाँ जाना पड़ता है वर्तिकाग्र तक। तो ये वर्तिकाग्र तक जाने की जो क्रिया है, इसी क्रिया को कहते हैं परागण। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि आवृतबीजी पौधे के पुंकेसर से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। यह घटना 2 प्रकार की होती है। देखिए, जैसे हमने कहा कि वो आवृतबीजी पौधे वे पौधे जिनमें फल और बीज का निर्माण होता है, जिसमें फल का निर्माण भी होता है और बीज भी होते हैं, बीज में आवरण भी होता है, वे आवृतबीजी पौधे। तो ऐसे आवृतबीजी पौधे के जो पुंकेसर होते हैं, उनमें परागकण होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और परागकण से वर्तिकाग्र तक उस परागकणों का पहुंच जाना परागण कहलाता है। दोस्तों, परागण यहाँ पर लिखा है, यह घटना 2 प्रकार से होती है। परागण जो होता है 2 प्रकार की होती है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण की घटना एक ही वृक्ष के अंदर हो, एक ही पेड़ के अंदर होती है, और परपरागण की घटना 2 पेड़ में होती है। तो चलिए हम स्वपरागण और परपरागण को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर है स्वपरागण, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है स्वपरागण। स्वपरागण में आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पहले ही बता दिया कि यह स्वपरागण की क्रिया एक ही पौधे में होती है। जैसे कोई एक ही पौधा है, अब एक ही पौधे में बहुत सारे पुष्प लगे हैं। अब बहुत सारे पुष्प हैं, तो किसी एक पुष्प के पुंकेसर का जो परागकण है, उसका उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या तो पहुंच जाए, और या तो उस पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तब इस क्रिया को कहेंगे स्वपरागण। स्वपरागण कहेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं, या इसमें दो दो ऑप्शन है, या तो उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, या तो उस पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। तो जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब उसे स्वक युग्मन परागण स्वपरागण कहते हैं। और जब एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तब इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि इसमें एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण कहलाता है, जैसा कि हमने अभी भी समझाया। जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब उसे स्वक युग्मन कहते हैं। हमने बताया कि जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, तो उसे स्वक युग्मन परागकण कहते हैं। तथा जब परागकण उसी उसी जाति के, यानी कि यहाँ पर आप पौधा कर दीजिए,
यहाँ पर आप पौधा कर सकते हैं। उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तब इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। यानी कि जब इसका परागकण इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर या इससे यहाँ पर पहुँच जाए तब इसे कहेंगे सजात पुष्पी परागण। और इसमें दोनों पुष्प एक पेड़ पर होते हैं, दोनों पुष्प एक ही पेड़ पर होते हैं। चाहे क्रिया देखिए आप स्वपरागण देखेंगे तो ये क्रिया एक ही पौधे में होगी, एक ही पौधे में होगी तब इसे स्वपरागण कह दे। लेकिन एक ही पौधे के अंदर एक ही पुष्प में हो तब इसे स्वक युग्मन परागण कहते हैं। लेकिन अगर एक ही पौधे के अंदर दो पुष्पों के बीच हो तब इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अब हम समझते हैं स्वपरागण से लाभ और स्वपरागण से हानियां। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले स्वपरागण से लाभ। स्वपरागण से लाभ हम यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 पर कि स्वपरागित पुष्पों को परागकण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों इसे कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि पर परागण में अभी आप समझेंगे कि जो परागकण होता है उसे वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए तो हवा की आवश्यकता पड़ती है, या तो कीटाणुओं की आवश्यकता पड़ती है, या मधुमक्खियों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो स्वपरागण होते हैं, स्वपरागण की क्रिया में परागकण को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वही यहाँ पर लिखा गया स्वपरागित पुष्पों को परागकण के परागण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2, स्वपरागित पुष्पों को रंग, गंध तथा मकरंद के निर्माण में ऊर्जा एवं संसाधन व्यय नहीं करना पड़ता। देखिए कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो जिनको भंवरों को आकर्षित करने के लिए की आवश्यकता पड़ती है, कीटाणुओं को आकर्षित करने के लिए मकरंद की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन स्वपरागण जिन पुष्पों में होता है, स्वपरागण क्रिया जिन पुष्पों में होता है, उन पुष्पों को किसी भी प्रकार के रंग, गंध, मकरंद के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा है स्वपरागित पुष्पों को कम परागकण बनाने की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 4 है स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ली होते हैं, इनके पैतृक लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पैतृक लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होता यानी कि जैसे एक पौधा है तो उसमें जो जो लक्षण है उसमें जब निषेचन की क्रिया होगी, परागकण की क्रिया होगी, तो उसे जो नया पौधा बनेगा, इस पौधे में जो लक्षण थे उसके संतति पौधे में भी वही लक्षण जाएंगे, यानी कि दूसरा कोई लक्षण नहीं आ सकता है। अब देखते हैं स्वपरागण से हानि। स्वपरागण से हानि नंबर 1, स्वपरागण से बनने वाले बीज हल्के, छोटे तथा कमजोर होते हैं, अतः इन बीजों से उत्पन्न पौधे भी कमजोर होते हैं। इसमें प्रतिरोध क्षमता कम होती है। नंबर 3 पर है स्वपरागण से पौधों में विभिन्नताएं नहीं होती है, अतः नई जातियों का विकास भी नहीं हो पाता है। दोस्तों आपने देखा कि स्वपरागण से कई सारे लाभ भी हैं और कई सारी हानियां भी हैं। अब देखते हैं पर परागण। नंबर 2 पर है पर परागण की क्रिया। देखिए स्वपरागण की क्रिया जो थी वो एक ही पौधे के अंदर संपन्न हो जाती थी, लेकिन पर परागण की क्रिया एक पौधे में संपन्न नहीं होती, इसको एक से अधिक पौधे की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 2 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए जो पर परागण की क्रिया होती है, किसी एक पौधे के में उपस्थित जो पुष्प होते हैं, पुष्प का जो परागकण होता है वो उसी पौधे के सॉरी उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचेगा, बल्कि किसी दूसरे उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो आप जैसे यहाँ पर लिखा है इसे देख सकते हैं। इस क्रिया में एक परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यानी कि जो परागकण है वो उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, इसे पर परागण कहते हैं। इसमें दोनों पुष्प अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं, यानी कि जिन दोनों पौधों में परागण होना है वे दोनों अलग अलग पौधों पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पर परागण की विधियां। देखिए पर परागण की विधियां कई प्रकार से होती हैं। अगर एक पौधे के पुष्प से परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है।
तो उस माध्यम के आधार पर इन्हें 3 प्रकार से बाँटा गया है। तो पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसकी क्रिया को सफल बनाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। इन्हीं साधनों के आधार पर परागकण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपरागण। स्व सॉरी नंबर 1 वायु परागण। वायु परागण जब परागकण वायु के माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचे तब इसे वायु परागण। जंतु परागण जब परागकण किसी भी जंतु के माध्यम से, किसी मधुमक्खी या किसी भी कीट के माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब इसे जंतु परागण कहते हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, सबसे बड़ा फूल होता है रिफ्लेशिया। रिफ्लेशिया में जो परागण की क्रिया होती है उसे हाथी के द्वारा कराया जाता है। हाथी एक फूल के उसमें अपने सूंड से उसे चूसती है, तब उसके परागकण उसके थुथुर में लग जाता है और तुरंत ही वो जब दूसरे पौधे पर जाती है तो इसी माध्यम से उसके परागकण हाथी के सूंड के माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पौधा रिफ्लेक्सिया। रिफ्लेक्सिया में पराग परागण की क्रिया किससे संपन्न होती है? हाथी के द्वारा। वो होती नहीं, उसे कराया जाता है। तीसरा है जल परागण। जल परागण में देखिए जब परागकण जल के माध्यम से जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जलकुंभी वगैरह होती है, ये जल में उपस्थित होती है। तो जो जल में पौधे हैं उनमें परागण की क्रिया किससे होगी? जल के माध्यम से होगी। लेकिन जो कमल का फूल होता है, कमल का फूल जल में तो उपस्थित होता है लेकिन उसमें क्रिया जल के द्वारा नहीं होती है। अभी आपको आगे बताया जाएगा। अब देखिए, अब हमें इसे थोड़ा चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे एक पौधा है, एक पौधा इधर है, इस पर खूब ज्यादा मतलब कि 2-3 पुष्प लगे हुए हैं और इधर भी पौधा है, इधर भी पुष्प लगे हुए हैं। इसका पुंकेसर भाग आप देख रहे हैं, नर भाग यानी पुंकेसर आप देख रहे हैं और उसमें भी नर भाग पुंकेसर है। इसका मादा भाग है जायांग और इसका भी मादा भाग जायांग। यदि एक पुष्प के पुंकेसर से यहाँ से परागकण उठ करके इस पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए या इस पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, कुल मिलाकर के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तब इसे पर परागण कहते हैं। और यदि ये वायु के माध्यम से जा रहा है तब ये क्या होगा? वायु परागण। जल के माध्यम से जा रहा है जल परागण। जंतु के माध्यम से जा रहा है जंतु परागण। आप एक बात बताइए, धान और गेहूं में किससे परागण होता है? जंतु परागण, वायु परागण या जल परागण? तो धान और गेहूं में जो परागण होता है वो वायु परागण होता है। इतने सारे पौधे हैं, जब जैसे ही धान लहराता है तुरंत एक पुष्प का परागकण उठ करके दूसरे पुष्प पे पहुंच जाता है। चलिए अब हम आगे पहुंचते हैं। यहाँ पर वायु परागण, जंतु परागण और जल परागण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर है वायु परागण। वायु परागण की क्रिया किसमें होती है? मक्का में होती है। अब जंतु परागण देख लेते हैं। जंतु परागण की क्रिया किसमें होती है? जंतु परागण 2 प्रकार से होती है, कीट परागण और पंछी परागण। तो कीट परागण में साधन कौन कौन से हैं? भौरा है, मक्खी है, बर्र है, मधुमक्खी है आदि के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। वहीं जहाँ पंछी परागण होता है वहाँ भौरा तथा यहाँ पर मैना रहेगा दोस्तों, यहाँ पर मैना तथा कौवा आदि के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है, तो उसे जंतु परागण कहेंगे। जब वायु द्वारा परागण हो तो वायु परागण, जंतु द्वारा परागण क्रिया होते जंतु परागण। और तीसरा है जल परागण। जब जल के द्वारा क्रिया हो तब इसे जल परागण कहेंगे। जैसे सिरेटोफिलम के पौधों में, जोस्टेरा तथा बैलिसनेरिया के पौधे में, लेमिना तथा हाइड्रीला के पौधे आदि पौधों में जल के द्वारा परागण होती। अब हम देखते हैं कि पर परागण से लाभ तथा हानियां क्या क्या है। यहाँ पर हम समझते हैं कि पर परागण से लाभ। पर परागण से निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, पर परागण आनुवंशिक विभिन्नता की संभावना को बढ़ा देती है। नंबर 2, पर परागण के फलस्वरूप बने बीज संख्या में अधिक तथा स्वास्थ्य होते हैं, इसे संकर ओज कहते हैं। नंबर 3 पर है, कृत्रिम विधि अपनाकर अधिक रोग प्रतिरोधक तथा उत्पादकता वाली किस्में प्राप्त की जा सकती हैं। यानी कि यदि हम कृत्रिम विधि को अपना लें तो हम अधिक उत्पादकता वाली और अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली बीजों को भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4 पर है, पर परागण के फलस्वरूप उत्पन्न प्रजाति के पौधे वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। अब हम देखते हैं पर परागण से हानियां। नंबर 1 पर है, पर परागण से हानियां क्या क्या है। नंबर 1 पर है,
पर परागण अनिश्चित होता है क्योंकि इसके लिए पुष्पों को बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। देखिए, पर परागण की क्रिया निश्चित नहीं होती क्योंकि जैसे कि अगर कोई पौधा परागकण के लिए मधुमक्खी पर निर्भर है। अगर मधुमक्खी सही समय पर क्रिया करती है तब तो ठीक है, अगर नहीं करती, अगर मधुमक्खी नहीं वहां उपस्थित है तो पर परागण की क्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है। नंबर 2 पर है बाह्य साधनों के अभाव अभाव में परागण नहीं होता। दोस्तों, आपने देखा कि बाह्य साधनों के अभाव में परागण की क्रिया नहीं होती। यदि वायु ना हो या जंतु कोई ना हो या कोई भी साधन उपस्थित ना हो तो परागण की क्रिया नहीं होती। नंबर 3 पर है जाति की शुद्धता नहीं रह जाती है और पौधों में कुछ अवांछनीय पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। निश्चित है दोस्तों, यदि दो पौधों के संयोग से अगर संतति पीढ़ी का निर्माण हो रहा है तो जाति में शुद्धता नहीं रह जाएगी। 2-3 पौधों के उसमें लक्षण देखने को मिलेंगे। नंबर 4 पर है पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं। संकर यानी कि जिसमें 2-3 लक्षण एक साथ आए। और नंबर 5 पर है अधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करने पड़ते हैं। रंग इसलिए उत्पन्न करना पड़ता है क्योंकि भंवरों को आकर्षित करना पड़ता है। गंध इसलिए कि मधुमक्खियों को आकर्षित करना पड़ता है। मकरंद भी किसी को आकर्षित करने के लिए करना पड़ता है। तो अधिक भोजन सामग्री व्यय करना पड़ता है, यानी कि इन्हें रंग, गंध और मकरंद उत्पन्न करने के लिए अधिक भोजन सामग्री और संसाधनों को व्यय करना पड़ता है। तो मिलते हैं अब अगले पार्ट में और अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।